मैं के उपाध्याय आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि इनपुट क्या होता है। तो इनपुट यूज़र के द्वारा कंप्यूटर को दिया गया इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। यानी कंप्यूटर के द्वारा, यूज़र के द्वारा कंप्यूटर को ये बताना कि भाई तुमको ये काम करना है, तो वो क्या कहलाता है, वो निर्देश कहलाता है इनपुट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इनपुट डिवाइस के इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो इनपुट डिवाइस की सिंपल सी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि जिन डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है या इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, वो डिवाइस क्या कहलाती है, इनपुट डिवाइस कहलाती है। देखो जैसे इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि किसी भी निर्देश एवं डाटा को कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही एंटर किया जा सकता है ना। तो हमने अभी वही पढ़ा था कि जो इनपुट डिवाइस होती हैं उनके द्वारा हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करते हैं। ठीक है, फिर कंप्यूटर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद क्या करता है, हमें उसका आउटपुट दे देता है। ये हमने अपनी पहली क्लास में पढ़ा था, यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में पढ़ा था, जब मैंने आपको इसका प्रोसेस बताया था। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं आज इनपुट डिवाइस के बारे में कि इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं, इनका यूज़ क्या होता है, इसमें कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, या इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी इनपुट डिवाइस है वो है क्या, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है, एक सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है। तो देखो आप लोगों ने देखा है कि कीबोर्ड और माउस दो ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके द्वारा हमारा कंप्यूटर रन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, और जब यही दोनों डिवाइसेस नहीं होंगी तो हम कंप्यूटर को इनपुट कैसे दे पाएंगे, है ना। तो ये दोनों डिवाइसेस क्या है, बहुत ज़रूरी होती हैं इनपुट देने के लिए, यानी हमारे कंप्यूटर के उपयोग के लिए। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसमें बताया गया है कि यह टाइपराइटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब टाइपराइटर क्या होता है, टाइपराइटर आप लोगों ने देखा होगा कि एक छोटा सा बॉक्स टाइप का रहता है जिसमें बहुत सारी की दी हुई होती है, और हम क्या करते हैं, उन कीज़ को प्रेस करके हमें जो भी टाइप करना होता है हम टाइप कर लेते हैं। सेम एज़ वैसे ही कीबोर्ड पर हमारे पर बहुत सारी कीज़ होती हैं, और हमें जो भी टाइप करना है वो कीज़ प्रेस करके हम वो चीज़ टाइप कर लेते हैं या उसका इनपुट दे देते हैं कंप्यूटर को, और प्रोसेस होने के बाद उसका हमें आउटपुट मिल जाता है। इसका एक जो स्पेशल क्वेश्चन जो इससे बनता है वो होता है इसकी कीज़ के बारे में, कि भाई कीबोर्ड में जो कीज़ होती हैं वो कितनी होती हैं, है ना। तो नॉर्मल कीबोर्ड की बात करें हम, तो 101 से लेकर और 105 तक कीज़ हो सकती हैं इसमें, और इसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कीज़ होता है वो होता है 110, यानी 110 कीज़ इसमें मैक्सिमम हो सकती हैं। तो इससे हम क्या क्या टाइप कर सकते हैं, तो भाई इसमें टेक्स्ट होता है, नंबर होता है, और क्या होता है, सिंबल्स होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हम इससे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में दिखा हुआ है कि मल्टीमीडिया कीबोर्ड में इससे अधिक कीज़ होती हैं। मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे हमने पढ़ा था केवल 101 से लेके 105 तक, और मैंने बताया है कि जो मैक्सिमम कीज़ जो होती हैं वो 110 होती हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं। तो आप लोगों को ध्यान देना होगा कि बात नॉर्मल कीबोर्ड की हो रही है या मल्टीमीडिया कीबोर्ड की हो रही है। अगर मल्टीमीडिया कीबोर्ड की हो रही है तो आपको 110 करना है, और स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात हो रही है तो आपको 101 से लेके 105 कीज़ का आंसर टिक करना है। नेक्स्ट है अपना कि टेक्नोलॉजी के आधार पर कीबोर्ड कई प्रकार के होते हैं, मतलब आप टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स आ गया। तो इसमें क्या है, सबसे पहला है वायर्ड। वायर्ड में दे रखा है PS2 और USB। इसके बाद वायरलेस, बी रेडर, होलोग्राम की माउस कीबोर्ड। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं वायर्ड की। तो वायर्ड में क्या होता है, PS2 और USB, ये 2 टाइप्स होते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई कीबोर्ड में जो पीछे जो पॉइंट होता है जिसको हम प्लग इन करते हैं काहे में, अपने CPU में, तो वो देखा होगा आप लोगों ने, कई कई में तो गोल होता है और कई में USB। USB तो आप सब जानते ही है,
मोबाइल्स वगैरह में, चार्जर वगैरह में आप लोगों ने देखा ही है। लेकिन PS2 क्या होता है, इसमें राउंड यानी गोल शेप में एक पिन होती है जिसके अंदर एक मिडिल में और 4 से लेके 5 पिन उसके आसपास चारों ओर से उसको घेरे हुए होती है। तो वो होता है हमारा PS2 टाइप। और इसके बाद देखो जो नाम ऊपर दिए हुए हैं वो सारे कीबोर्ड्स यहाँ पर शो कर रहे हैं। ये वायर्ड कीबोर्ड हो गया जिसमें आपको USB टाइप दिख रहा है। उसके बाद की माउस हो गया, उसके बाद वी रीडर है, और उसके बाद क्या है आपका होलोग्राम कीबोर्ड। यानी चारों कीबोर्ड हमें दिख रहे हैं जो हमें ऑप्शन में दिए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की बात करें तो वो है माउस। माउस की बात करते हैं तो यह GUI इंटरफेस में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली पॉइंटर इनपुट डिवाइस है। मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा सेकंड क्लास में, तो मैंने सॉफ्टवेयर में बताया था कि जो सॉफ्टवेयर होता है यानी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है। कौन सा CUI और GUI। तो यहाँ पे काय की बात हो रही है, GUI की हो रही है। CUI का फुल फॉर्म होता था कमांड यूज़र इंटरफेस। मैंने बताया था उसमें क्या करना होता था, उसमें हमें कुछ भी काम को करने के लिए कमांड्स का उपयोग करना पड़ता था। लेकिन GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और इसमें क्या होता है कि हमें जो काम करना है वो हमें हमारी स्क्रीन पर उसका आइकन दिखाई देता है। क्लियर। तो जो हमारा CUI बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें हमें माउस की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन अब हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, GUI इंटरफेस। तो GUI इंटरफेस में सबसे ज़्यादा हमें माउस की का उपयोग करते हैं। इतना कीबोर्ड का उपयोग नहीं होता जितना आपके माउस का उपयोग होता है, काय के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए। ठीक है। तो इसको, और इसका दूसरा नाम क्या है, पॉइंटर इनपुट डिवाइस। मतलब इसको पॉइंटर इनपुट डिवाइस भी बोलते हैं। इसमें कुल 3 बटन होते हैं, सबको पता है, लेफ़्ट, राइट और बीच में एक स्क्रॉल बटन। आपको पता है 2 ही क्लिक होते हैं, लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक, और बीच में एक स्क्रॉल बटन होता है जिससे हम अप डाउन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी के आधार पर माउस कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऑप्टिकल माउस, नंबर 2 वायर्ड PS2 और USB। PS2 USB बता चुका हूँ। ऑप्टिकल यानी जिसमें लेज़र लाइट होता है। वायरलेस, टच पैड और मैकेनिकल माउस। तो इनके भी नीचे आपको इमेजेस दिए हुए हैं। ये मैकेनिकल माउस हो गया, ये ऑप्टिकल वायर्ड हो गया, और ये आपका ऑप्टिकल वायरलेस हो गया, और ये क्या हो गया, लास्ट में जो आपको इमेज दिख रहा है वो है टच पैड। तो यहाँ पे हमने सारे माउसेस भी देख चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, स्कैनर। तो स्कैनर क्या होता है, स्कैनर का काम क्या होता है, ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूँ तो ये क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। ठीक है। अब हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम सूचना एवं डाटा को कंप्यूटर के अंदर सीधे इनपुट कर सकते हैं। मतलब बात वहीं आनी है घूम फिर के। तो अभी देखते हैं कि इससे किसी भी किताब, फ़ोटो एवं अन्य डाटा को, तो देखो यहाँ जो किताब, फ़ोटो और अन्य डाटा है वो क्या हो गया आपका, हार्ड कॉपी हो गया। उसे कंप्यूटर में फ़ोटो के रूप में सेव करता है। अब कंप्यूटर में फ़ोटो के रूप में सेव कर रहा है तो मतलब ये क्या हो गया, एक सॉफ्ट कॉपी हो गया। क्लियर। इसके आगे देखो लिखा हुआ भी है कि इससे हम हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल सकते हैं या परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। स्कैनर के प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें यूज़र को सूचना को टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती। स्कैन किए हुए डाटा को सॉफ्टवेयर की मदद से एडिट कर सकते हैं। यानी इसमें क्या हुआ कि इसमें हमको डाटा जो है हमारा टाइप नहीं करना होता, और उसमें जो इमेजेस वगैरह होती हैं वो भी जैसी की तैसी कॉपी हो जाती हैं। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। इसके नीचे इसके इमेजेस दी हुई है स्कैनर की। अब हम बात करते हैं OMR के बारे में। तो OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्लियर। तो ये क्या करता है कि जो हमारी OMR सीट होती है, जो हमने 10th के फॉर्म भरते समय भरी थी, या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अभी तक होते थे ऑफलाइन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उन सभी में हमें ये OMR सीट मिलती थी। तो ये क्या करता है कि जो OMR सीट्स होती हैं उनको रीड करता है। क्लियर। तो इसका यूज़ क्यों किया जाता है कि जैसे कोई अगर OMR सीट को चेक करेगा तो उसे अच्छा खासा टाइम लगने वाला है,
और एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं। अगर ऐसे कोई बंदा उन्हें चेक करेगा तो उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम काय का यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर का। तो ये क्या करता है कि जल्दी से जल्दी हमें सही रिज़ल्ट प्रोवाइड करा देता है, यानी सारी कॉपियों को जांच देता है और उसका रिज़ल्ट हमें जल्दी से जल्दी मिल जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो क्या है, OCR। मैंने बताया था अभी स्कैनर के बारे में, तो स्कैनर और OCR दोनों सेम होते हैं, बस दोनों में एक ही डिफरेंस होता है कि OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ये क्या करता है कि केवल कैरेक्टर्स को रीड करता है, इमेजेस वगैरह को रीड नहीं करता है। जबकि जो हमने स्कैनर पढ़ा था उसमें क्या होता था कि उसमें इमेजेस और कैरेक्टर्स दोनों रीड किए जाते थे, लेकिन OCR में केवल कैरेक्टर्स रीड किए जाते हैं, इमेजेस रीड नहीं की जाती हैं। क्लियर, यही दोनों में डिफरेंस होता है। नीचे आपको इमेज दिख रहा है OCR का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा MICR। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका प्रयोग काय में किया जाता है, बैंक्स वगैरह में किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, चेक्स को रीड करने के लिए। जैसे एक बैंक में बहुत सारे चेक्स आते हैं, अगर उन्हें चेक करने बैठेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। तो क्या करते हैं कि उन्होंने चेक को लेके और MICR में डाल देते हैं। तो ये क्या करता है कि उस चेक को रीड कर लेता है और रीड करने के बाद ये जांच लेता है कि भाई ये चेक सही है या गलत है। क्लियर। तो इसमें जो कैरेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं वो मैग्नेटिक इंक यानी चुंबकीय स्याही से लिखे होते हैं। और चुंबकीय स्याही से इसीलिए लिखे जाते हैं क्योंकि ये रीडर जो है वो केवल चुंबकीय स्याही से लिखे हुए अक्षरों को ही रीड करता है। क्लियर। तो ये हो गया आपका MICR। ये इसका मेज हो गया MICR का। MICR ऐसा दिखता है। इसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो है लाइट पेन। तो लाइट पेन की बात करते हैं। लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर पर स्क्रीन या कोई चित्र या आकृति का निर्माण करने के लिए किया जाता है। तो डेफिनेशन से पहले मैं आपको नॉर्मली समझा दूँ। जैसा मैंने बताया था कि जब हम कहाँ जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा है कि जो साइन वगैरह हम करते हैं तो उसके लिए हमें क्या होता है, एक टच पैड मिल जाता है और उस टच पैड पे साइन किए जाते हैं। काय से, एक पेन के द्वारा। वो एक स्पेशल पेन होता है जिसे हम लाइट पेन बोलते हैं। तो जो साइन हम उस पैड पे करेंगे वही साइन हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाते हैं और वो जहाँ हमें ज़रूरत होती है हम उन्हें वहाँ पे लगा सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं। तो इनका यूज़ किसके लिए होता है, इनका यूज़ बड़े बड़े बिजनेसमैनों के लिए होता है जिनके पास टाइम की कमी होती है और उन्हें बहुत सारी फाइल्स वगैरह जैसे साइन करना है। तो वो क्या एक एक फाइल पे साइन करेंगे, एक एक पेज पे साइन करेंगे तो उन्हें बहुत सारा टाइम लगने वाला है और उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं कि इस लाइट पेन से कंप्यूटर पे साइन कर देते हैं और वो साइन वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे उन्हें चाहिए होते हैं और फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के उन डॉक्यूमेंट्स को यूज़ कर लिया जाता है। क्लियर। ये लाइट पेन का इमेजेस है। इसके बाद हम बात करते हैं जॉयस्टिक की। तो जॉयस्टिक क्या होता है कि पहले आपने देखा होगा कि छोटे छोटे गेम जोन होते थे। उन गेम जोन में जैसे टेकन 3, मारियो वगैरह ऐसे बहुत सारे गेम खिलाए जाते थे। तो जब हम गेम खेलने जाते थे तो हमारे सामने एक डेस्क होता था। उस डेस्क पे हमें 4 बटन्स मिलते थे और जैसा कि आपको पहली इमेज में दिखाई दे रहा है उस टाइप का एक हैंडल दिखता था जो हमें गेम खेलने में मदद करता था, या जिसकी मदद से हम गेम को खेलते वक्त उसमें जो भी बंदा है हमारा हम उसको मूव करा सकते हैं। तो मेनली इसका यूज़ काय के लिए किया जाता था, गेम खेलने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट इसके बाद आती है बात ट्रैक बॉल की। ट्रैक बॉल क्या होता है, तो ट्रैक बॉल की पहले हम डेफिनेशन पढ़ लें। तो यह एक पॉइंटर डिवाइस है, माउस के समान कार्य करती है। इसमें एक उभरी हुई गेंद होती है और 2 या 3 बटन होते हैं। इसकी गेंद को उंगलियों से घुमाया जाता है। यह लैपटॉप में माउस का कार्य करती है। इसकी सहायता से गेम्स भी खेले जाते हैं। यह कम जगह घेरता है, इसमें केवल गेंद को घुमाना पड़ता है, पूरी ट्रैक बॉल डिवाइस को नहीं। क्लियर। जैसे हमने माउस में देखा है तो माउस को क्या करते हैं कि जब हमें माउस के कर्सर को इधर उधर मूव कराना होता है तो हमें माउस को इधर उधर मूव करना पड़ता है।
लेकिन ट्रैक बॉल में ऐसा नहीं होता। ट्रैक बॉल में क्या होता है कि ट्रैक बॉल माउस के जैसा ही होता है, और जैसे ही ट्रैक जो हमारे माउस में स्क्रॉल बटन होता है उसकी जगह पर ट्रैक बॉल में क्या होता है, एक बॉल होती है रबड़ की। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, उस बॉल को घुमाते हैं और हमारा कर्सर इधर उधर मूव करता है। ठीक है। तो ये आप इसका इमेज है। इसमें देखो आपको बटन्स दिख रहे हैं और बटन के साथ में ऊपर क्या दिख रहा है, एक बॉल दिख रहा है, और इसका शेप जो है सेम एज माउस के जैसा है। जैसे माउस काम करता है वैसे ही ये काम करता है। गेम खेल सकते हैं इससे, और माउस की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर में। यही सारे इसके काम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं काहे की, टच स्क्रीन की, कि भाई टच स्क्रीन क्या होता है। तो टच स्क्रीन का प्रयोग आजकल बैंकिंग, रेलवे, एयरपोर्ट एवं लाइब्रेरी में कैटलॉग फाइल को ढूंढने में किया जा रहा है। पूरे टच स्क्रीन मॉनिटर एक सेंसिटिव स्क्रीन होती है जो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनती है, जिन्हें हम टच पॉइंट कहते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि आपका मोबाइल जो आ रहे हैं आजकल एंड्रॉयड फ़ोन्स, वो सारे क्या हैं, टच स्क्रीन है। तो मतलब हमें कोई भी काम करना है तो हम क्या करते हैं, स्क्रीन पर टच करते हैं और हमारा काम हो जाता है। ऐसे ही जैसे इसमें लिखा हुआ है बैंकिंग में, तो बैंकिंग की बात करूँ मैं तो एटीएम हम सब लोग यूज़ करते हैं। एटीएम भी क्या है, एक टच स्क्रीन है। रेलवे की बात करूँ तो रेलवे में आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि टिकटिंग के लिए एक डिवाइस यूज़ की जाती है जो बिल्कुल कंप्यूटर की तरह दिखती है। उसमें कंप्यूटर के जैसे स्क्रीन होती है और वहाँ से आप डायरेक्टली टिकट बुक कर सकते हो उस पर क्लिक करके, यानी उसको टच करके। क्लियर। तो वो भी टच स्क्रीन का एग्जांपल हो गया। तो ये सारे क्या होता है, टच स्क्रीन के एग्जांपल है। इसमें एक कीबोर्ड भी होता है जिससे डाटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जा सकता है। यह तकनीकी यूज़र फ्रेंडली होती है, इसको चलाना आसान होता है। इसमें माउस का कार्य उंगली करती है। जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है उसे उंगली से टच करते हैं। बस सेम एज हमने देखा है कि एटीएम में, और मैंने बताया कि रेलवे स्टेशन पे। तो ये चीज़ें हमने यूज़ भी करी हैं और देखा भी है। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं हम डिजिटलाइज टैबलेट और ग्राफिक टैबलेट। तो टैबलेट आप लोगों ने देखा है, टैबलेट क्या होता है, मोबाइल का ही एक बड़ा रूप होता है। क्लियर। और इसका यूज़ काय के लिए करते हैं हम, इस टेबल पर पतले तारों का जाल है जिस पर पेन चलाते हैं, संकेत कंप्यूटर में चले जाते हैं। इसके ऊपर एक स्कैनिंग हेड लगा रहता है जिसे पक कहते हैं। इसका प्रयोग अक्षर को इच्छित ग्राफिकल स्थिति में पाने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से ग्राफ का निर्माण भी किया जा सकता है, इसलिए इसे ग्राफ टेबल भी कहा जाता है। क्लियर। टैबलेट आप लोगों ने देखा है कि दो प्रकार का होता है। अगर मैं बात करूं थोड़े टाइम पहले की, तो वहाँ पे जो टैबलेट्स यूज़ किए जाते थे उसमें क्या होता था, सिम यूज़ नहीं की जाती थी। उसमें सिम की जगह पे क्या यूज़ किया जाता था, डोगल या नेट सेटर बोल सकते हैं, उसका यूज़ किया जाता था और उससे ही हम उसे यूज़ कर पाते थे। लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी में क्या हुआ कि हम टैबलेट में सिम का यूज़ करने लगे और इंटरनेट हम सिम के द्वारा यूज़ करने लगे, जैसे हम अपने फ़ोन्स में यूज़ करते हैं। लेकिन पहले वाले टैबलेट में क्या होता था कि इंटरनेट यूज़ करने के लिए हमें डोगल या नेट सेटर की आवश्यकता पड़ती थी। ये नीचे टैबलेट का इमेज दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बार कोड रीडर। बार कोड रीडर आप सब लोगों ने देखा है, इसका फुल फॉर्म होता है, सॉरी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है BCR। क्लियर। तो इसका उपयोग काय के लिए किया जाता है, व्यवसायिक क्षेत्र में किया जाता है। इससे प्रोडक्ट के ऊपर छपे हुए बार कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बार कोड क्या होता है, लाइंस होती हैं, जैसे इसमें नहीं दिया हुआ है, लाइंस होती हैं, ब्लैक लाइंस, डार्क और लाइट। ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है उसे हम बोलते हैं बार कोड रीडर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उस जो प्रोडक्ट हमने ख़रीदा है उसका प्राइस क्या है, उसकी कंपनी कौन सी है और कंपनी का डिटेल्स, ये सारी चीज़ें हमें उससे पता चल जाता है। देखो डेफिनेशन पे आते हैं, जिससे उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी कंप्यूटर में एक ही बार में इनपुट हो जाती है और फिर इस पर प्रोसेसिंग की जाती है। इसमें बार कोड को रीड करने के लिए प्रकाशीय विधि का प्रयोग किया जाता है।
क्लियर। ऐसे यही मैंने बताया हुआ था। क्या होता है कि जो प्रोडक्ट के ऊपर जो बारकोड लगा रहता है उसको रीड करके और उसकी डिटेल्स जो होती है हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाती है। इसके बाद में वीसीआर दो प्रकार के होते हैं। तो भाई बारकोड रीडर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? फ्लैट बेड। यह टेबल पर सेट कर दिया जाता है और उत्पाद के बारकोड इस पर रखकर रीड किया जा सकता है। क्लियर। दूसरा है हैंड हेल्ड। इसको हाथ में लेकर प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग छोटे मार्केट, कोरियर और पोस्ट ऑफिस में किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा स्पीड पोस्ट वगैरह करने जाते हैं जब हम, तो या मॉल वगैरह में आप कुछ खरीदने जाते हो तो आप लोगों ने देखा होगा एक डिवाइस होती है जिसको जो उसका जो कर्मचारी होता है या वर्कर होते हैं उस पर बारकोड पे वो लाइट डालते हैं रेड कलर की, और उससे क्या होता है प्रोडक्ट की पूरी जानकारी कंप्यूटर में सेव हो जाती है और उससे वो बिल निकाल कर हमें दे देते हैं। दूसरा क्या होता है, मॉल्स वगैरह में ही जहाँ पर ज़्यादा परचेजिंग की जाती है तो वहाँ पर क्या है कि इस डिवाइस का बार बार यूज़ करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो वो क्या करते हैं फ्लैटवेट जो स्कैनर होता है उसका यूज़ करते हैं और उसको टेबल पर सेट कर देते हैं, और फिर उसके बाद जो भी प्रोडक्ट होता है उसके नीचे ले जाकर और स्कैन करते हैं और वो उसकी पूरी डिटेल्स ले जाके कंप्यूटर में सेव कर देता है। क्लियर। ये आपके जो स्कैनर होता है उसकी इमेज है। इसके साथ में हम बात करते हैं काय की प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर क्या होता है, एएलयू और सीयू के कॉम्बिनेशन को ही प्रोसेसर कहा जाता है। ठीक है। आमतौर पर प्रोसेसर को सीपीयू कहा जाता है। प्रोसेसर की स्पीड को एमआईपीएस मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मापा जाता है। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि प्रोसेसर की स्पीड को काय में मापा जाता है। तो प्रोसेसर की जो स्पीड होती है उसको एमआईपीएस में मापा जाता है, मतलब मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड्स में मापा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस की। तो प्रोसेसिंग डिवाइस में हमने पढ़ा है कि प्रोसेसिंग डिवाइस जो होती है वो क्या होता है, हमारा सीपीयू जो होता है वो प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर। ये क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। सीपीयू का काम निर्देशों एवं प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है। तो सीपीयू का काम मैंने बताया था अपनी फर्स्ट क्लास में जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि इनपुट जो भी होता है इनपुट डिवाइस के द्वारा सीधा कहाँ आता है, सीपीयू के पास आता है। तो सीपीयू क्या करता है कि उन प्रोग्राम्स और निर्देशों को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उन्हें आउटपुट डिवाइस के पास भेज देता है। क्लियर। अब सीपीयू निम्न यूनिट से मिलकर बना होता है। तो सीपीयू कैसे बना होता है, कौन सी यूनिट से मिलकर बना होता है, सीयू, एएलयू और एमयू। मैं बता चुका हूँ आपको, सीयू, एएलयू और एमयू। तो सीयू का पूरा नाम क्या होता है, सीयू को हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सीयू पूरे कंप्यूटर सिस्टम के सभी कार्यों को नियंत्रित करने का काम करता है। तो देखो इसके नाम से ही पता पड़ रहा है कि सीयू, सी का मतलब हो गया कंट्रोल। तो ये क्या करेगा कि सारे कार्यों को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा यानी नियंत्रित करेगा। यह यूनिट सीपीयू की महत्वपूर्ण यूनिट होती है। भाई तो ये तो महत्वपूर्ण यूनिट तो होगी ही, क्योंकि जो भी काम आते हैं वो सबसे पहले कहाँ आएंगे, सीपीयू के पास आएंगे, और सीपीयू से कहाँ जाएंगे, सीयू के पास आएंगे, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम काय की, एएलयू की। तो इसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। मैंने बताया था जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास ली थी तो उसमें बताया था एएलयू को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एयू और एलयू। तो एयू का मतलब हो गया अर्थमेटिक यूनिट और एलयू का मतलब हो गया लॉजिकल यूनिट। यहाँ पे दोनों कंबाइन है तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, एएलयू, जिसको हम बोलेंगे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है। कंप्यूटर की प्रमुख यूनिट होती है। इसके द्वारा कंप्यूटर में कई अर्थमेटिक एवं लॉजिकल कार्य किए जाते हैं, और यह कहाँ पे होती है, प्रोसेसर के अंदर होती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आज का, एमयू। एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है, यह सीपीयू का ही एक हिस्सा होती है
जो प्रोसेसिंग के समय डेटा को स्टोर करने का काम करती है। तो ये क्या करता है कि जैसे जो भी डाटा हमने टाइप किया है या इनपुट किया है, तो ये क्या करती है, उस डाटा को स्टोर करने का काम करती है। मैंने बताया ही था, मेमोरी यूनिट में क्या होता है, हमारा डाटा स्टोर होता है। क्लियर। यह कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है क्योंकि यह सीपीयू के सबसे नज़दीक होती है। यानी तो ये सीपीयू के सबसे नज़दीक होती है, इसलिए क्या होता है, ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है। क्लियर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो आउटपुट डिवाइसेस में हम देखेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और इसका क्या यूज़ होता है, हम कैसे इनको यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए बाय।